नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता आज भी हावी हो रही है। वास्तव में गुलामी की मानसिकता आज भी इस कदर हम पर हावी हो गई है कि हम ये भूल ही गए कि नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति है तो इसलिए है क्योंकि जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, तब भारत के अंदर सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लेकिन उसका उद्देश्य किसी पर शासन करना नहीं था, किसी का स्वत्व जबरन हरण करने का नहीं रहा, बल्कि उसका उद्देश्य एक ही था, जो हमारा वैदिक उद्घोष करता है, जो हमारे वेद कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर इसका नया रूप दे सकते हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने कहा कि जियो और जीने दो, ये जियो और जीने दो, यही सच्चा लोकतंत्र है और ये भारत ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से एनकाउंटर को लेकर उठाए गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि 12 से 17 अखिलेश जी सरकार का मूल चरित्र हो रहा है, जिनका एक बड़ा आपराधिक उतना बड़ा समाजवादी। देखिए, आप हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि 12 से 17 की अखिलेश जी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी का मूल चित्र हो, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, हमेशा संरक्षण न देने का काम किया है। और जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई उत्तर पुलिस करती है, तब तक दर्द अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को होता है। आज भी अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की बात हो या कन्नौज की घटना को आप देख लें, अयोध्या की घटना को देख लें या अन्य घटनाओं को देख लें, जहां जहां घटनाएं हुई हैं और जो सीधे दोषी पाए गए हैं, तो समाजवादी पार्टी के सीधे इनके जुड़े हुए लोग, सीधे इनसे संरक्षित लोग सीधे दोषी पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अपराध और अपराधियों से सीधा संपर्क और संबंध समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को बना हुआ है। और पिछले 2 महीने से भेड़िए का दंश झेल रहे बहराइच के महसी इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिजनों से मिलकर उनका दुख भी सुना है, दुख दर्द उन्होंने जाना। साथ ही सीएम ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको सांत्वना दी है, सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। और साथ ही मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए हैं। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली, जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहाँ पे जो रेस्क्यू किया गया है, इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब
जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है, तो ये अन्य स्थलों की ओर प्रस्थान करते हैं और शिकार की तलाश में कभी कभी यह मानव बस्ती के नजदीक आते हैं। तो मानव बस्ती के नजदीक जहां भी इसे आसान शिकार मिलता है तो वहां पर ये हमले देखने को मिलते हैं। इस बार भी जब सरयू नदी में पानी बढ़ा और उसके पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति ये जुलाई प्रथम सप्ताह में ही हो गई थी और 17 जुलाई को पहली घटना यहां देखने को मिली थी जब 1 वर्ष के बच्चे को भेड़िए ने उठा करके अपना शिकार बना दिया था। इसके उपरांत ये लगातार चलता रहा। अवश्य था कि वह एक गांव में बार बार हमला नहीं करता है, अलग अलग गांवों को उसने निशाना बनाया है और हमले का दायरा भी एक गैप रहा है 4 से 5 दिन का। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत, कोई भी सूचना नहीं है। 2 और 3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था। इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है क्योंकि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहां पर एक के लिए हमारी यहां पर 165 की टीम वन विभाग की यहां पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहां पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच के महसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भेड़िया से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। परिवारों से मुलाकात करके उनसे संवाद किया, उनका हालचाल पूछा और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जो जिले के अधिकारी हैं, जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं, उनके साथ एक समीक्षा बैठक की और पिछले 2 महीनों से लगभग 3 दर्जन से अधिक गांव महसी क्षेत्र के जहां पर लगातार भेड़िए का प्रकोप चल रहा है उससे संबंधित जानकारी ली और वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी उन्होंने फीडबैक प्राप्त किया। ये वही इलाका है जहां पर पिछले 2 महीनों से लगातार आदमखोर भेड़िए सक्रिय और उन्होंने 10 जाने ली है, जिसमें से 8 मासूम है। आज सीएम योगी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका दुख दर्द साझा किया और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के भी बारे में जानकारी प्राप्त की। सीएम योगी ने पीड़ित परिवारों से मिल करके उन्हें ये आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है और सरकार हर संभव सहायता करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पीड़ित परिवारों को राहत किट भी प्रदान की, साथ ही साथ जो सहायता राशि है उसको भी प्रदान किया। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। और कानपुर देहात में यमुना नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि यमुना पट्टी से जुड़े करीब 2 दर्जन गांव का संपर्क टूट चुका है। गांव के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों का जीना दूभर हो गया, किसानों की फसलें जलमग्न हैं, आजीविका के साधन खत्म हो चुके हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। कानपुर देहात में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले रखा है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। तमाम ऐसे गांव हैं जिनके संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, लोगों को आना जाना निकलना भी दूभर हो चुका है। ऐसे में उनका रोजगार किस तरह से चले, ये एक बड़ी समस्या बन चुका है। हमारे साथ इस नाव में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए यहाँ से निकलकर बाहर जा रहे हैं, कुछ अपने काम से जा रहे हैं। तमाम पुलिस की वो जवान भी है जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ मुस्तैद किए गए हैं, क्योंकि नावों से आने जाने के लिए खतरा भी हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इस बाढ़ के समय में किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजा से। अच्छा, क्या हालात है गाँव के आसपास? हालात बहुत खराब है। कोई दवा लेना है तो नाव का सहारा लेना पड़ेगा और बैठे रहो। कम से कम इतनी
मान लो समस्याएं हैं कि हर जानवर के लिए चाहे इंसान के लिए बड़ी समस्याएं, कोई डॉक्टर भी नहीं आ सकता है, कोई टीम अभी तक नहीं आई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि आपके आसपास के जितने भी गांव हैं सब में फसलें जलमग्न हाँ, होती सब हैं। जलमग्न तो होती हैं। फसलें जब सड़ रही तो ऐसे में आपकी आजीविका किस तरीके से चलेगी और जो आगे की व्यवस्था है वो कैसे मजबूत होगी? अब उसके लिए तो अब सरकार से वो किया जाएगा, देखो जो मुआवजा सरकार दे सके। हाँ, इसीलिए मान लो कि अब आगे का तो कोई वो नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम देवी गुलाम। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही इस समय? व्यवस्था तो इस समय बहुत हालात खराब है। हम लोगों के यहाँ जो है भुखमरी का कगार है। गवर्नमेंट कोई भरपूर साधन उपलब्ध नहीं करा रही है। तो इस बारे में जो है क्या होगा, जो कुछ होगा तो होगा। हम लोग मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पेट पालेंगे। अच्छा, ये कोई पहली बार ऐसी बात नहीं है कि बाढ़ आई हो, ये प्रतिवर्ष के यही हालात है। आखिर ऐसी क्या समस्याएं आई कि आज तक आप लोग कभी ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच पाए, प्रशासनिक अमला उस बात को नहीं देख पाता है, क्या वजह रहती है? नहीं, कभी ऐसी कोई जगह नहीं दी गई हम लोगों को जो यहाँ से छोड़कर हम वहाँ रहने लगे। कभी नहीं जगह दी गई। हाँ, तो ऐसे में ये जो समस्या है एक तरीके से अनजान सी परेशानी है जो हर वर्ष आपके सामने आती है। हर वर्ष परेशानी ये आती है। आज तक कोई जो है हम लोगों को महत्वपूर्ण जो है स्थान नहीं दिया गया, ना कोई साधन उपलब्ध कराए गए। हम लोगों के बच्चे और सब बीमार पड़े हैं। इमरजेंसी में हम लोग कहीं कहीं से भाग कर जाते हैं तब उनको दवा लाते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जहरीले कीड़े आपके घर पहुंचते होंगे। इमरजेंसी है, ये बुखार का भी सीजन चल रहा है, तो कोई मरीज गंभीर होता है तो उसे किस तरीके से उपचार की व्यवस्था मुहैया होगी? अब यही है कि ये नाव का सहारा है, दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, नाव के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। ना यहाँ कोई टीम आती है, ना कोई है कि अस्पताल पहुँच सके। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि नाव से आना जाना आप लोगों का है, लाइफ जैकेट आपके पास नहीं है, तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से भी नहीं है? क्या नहीं है, life कोई jacket व्यवस्था नहीं है। केवल एक ही यही नाव की व्यवस्था है और दूसरी कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, हमारे साथ इस नाव को चलाने वाले पायलट हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो इस गांव के लोगों को किस तरीके से सुविधा दे रहे हैं और क्या व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर उनको मिल रही है। क्या नाम है चाचा आपका? अच्छा, आप जो है नाव चला रहे हैं, लोगों का आना जाना देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी निजी व्यवस्था ये प्रशासन ने कोई नाव करता है? ये प्रशासन द्वारा नाव डाली गई तो ढोल ये परेशानी इतनी दिक्कत है कि यहाँ सरकार कोई साधन नहीं कर रही है यहाँ का। तो ज्यादा जानवरों को परेशानी और डॉक्टर नहीं भेज रहे, कुछ परेशानी ज्यादा है। अच्छा, आप लगातार लोगों को लाना ले जाना कर रहे हैं, आप थक भी जाते होंगे। कितने आपके साथ और 24 घंटा के रास्ता है। आपके साथ कई आदमी है? 6 आदमी रहते हैं। हाँ, तो हमारे साथ तमाम वो लोग भी थे और हमारे साथ पुलिस के जवान भी, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके लिए भी एक कितना बड़ा चैलेंज है जब वो इस नाव की में सफर कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को। क्या नाम है सर आपका? ये सत्येंद्र कुमार नाम। अच्छा, इस नाव में आप भी घिरे हुए हैं, तो किस तरीके से ड्यूटी दे रहे हैं आप? भैया अब हम लोग तो यही रोड पे रहते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ होती तो उनको समझाते हैं कि कम लोग जाइए, आप लोग कंट्रोल करते। तो कुल मिला के नाव में कोई हादसा ना हो इसके लिए आपको तैनात किया जाए। जी, नाव में हादसा कोई क्या व्यवस्था देखने को मिली गाँव में? व्यवस्था तो ये अव्यवस्था तो है ही। यहाँ पे तमाम लोग बीमार हैं, तमाम लोग वहाँ पे पड़े हैं, आना परेशानी चलेगा। तो ये यमुना पट्टी के तमाम वो तटवर्ती गांव हैं जो लगातार बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, उनकी आजीविका भी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अगर विद्युत सप्लाई की बात करें तो खंभे जो है पानी के वो पोल वो डूब चुके हैं, जिसके चलते गांव में विद्युत व्यवस्था बंद हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि पानी ये कब कम होता है, प्रशासनिक मदद किस तरीके से लोगों को मिलती है जिससे इनका जीवन जो है सुलभ हो सके। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। प्रयागराज में लगातार बढ़ते गंगा यमुना के जलस्तर के कारण तटीय इलाकों में करीब 4 फीट तक घरों में पानी घुस चुका है और लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग घर बंद करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं अब जिला प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत एनडीआरएफ और टीम को तैनात कर दिया है और इसके चलते जनता टीवी की टीम भी ग्राउंड पर पहुंची है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रयागराज में जिस तरह से गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम आपको बता रहे हैं, इस समय हम फाफामऊ क्षेत्र में हैं और खतरे के निशान से महज अब 1 मीटर की दूरी पर है गंगा यमुना का जल स्तर। और आपको बता रहे हैं यहाँ प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ को तैनात पहले से ही थी, मगर जिस तरह से अब लगातार लोगों के घर तक पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम तक खाना वितरण कर रही है और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है जिला प्रशासन की ओर से।
और सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार भ्रमणशील है एनडीआरएफ की टीम। बता दें, भले ही प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है, मगर पीछे से बाढ़ का जो पानी दूसरे राज्यों से आ रहा है, उसके कारण ये बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है प्रयागराज में। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, गंगा यमुना का जल स्तर यहाँ पर है, करीब 4 फीट से ज्यादा मकानों में पानी घुस चुका है और लोग आधे से ज्यादा यहाँ पर पलायन कर चुके हैं। और ये तटीय इलाका है और साथ ही यहाँ पर लोगों को खाना पहुंच रहा है और कुछ लोग अपने घरों में ही हैं, जिनके कारण उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है प्रशासन की ओर से। फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से लोगों को लगातार यहाँ पर फूड पहुंचाए जा रहे हैं, सारी सामग्री खाद्य पहुंचाई जा रही है, क्या कुछ कहना होगा इस पर एनडीआरएफ के जो इंचार्ज हैं। साथ यहाँ पर अनिल कुमार जी हैं, एनडीआरएफ के प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में अभियान चला। अनिल जी, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई? आप लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों तक खाने की सामग्री पहुंचा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार। 11 नंबर एनडीआरएफ वाराणसी की एक टीम हमारी लगातार पिछले 1 महीने से प्रयागराज में बाढ़ राहत के लिए लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। उसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीम हर समय तैनात है, चारों तरफ टीमें लगी हुई हैं। अभी फाफामऊ सुबह से जैसा कि जल स्तर बढ़ने से कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर गया है, वहां पर राहत के लिए सुबह नाश्ते में दूध, ब्रेड, बाकी बिस्कुट, अभी लंच पैकेट वितरित करके एनडीआरएफ की टीम आई है। और आगे जो भी किसी भी प्रकार का अगर राहत की सामग्री की जरूरत होगी तो एनडीआरएफ टीम हर समय तैनात है उनको। देखिए, जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही, सारी व्यवस्थाएं की गई, जिला प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है और जो बताया कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है। मगर सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है, आप देख सकते हैं, लगातार में लगी हुई है, लगातार लोगों का उत्साहवर्धन हो रहा है, खाने खाद्य सामग्री उनके तक पहुंच रही है और लगातार गली गली में अंदर जाकर बोट के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम उन तक सुविधाएं पहुंचा रही है। जवान सक्रिय हैं और पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और जिस तरह से व्यवस्था की गई है, कहीं ना कहीं लोग उससे संतुष्ट भी हैं। मगर जिस तरह से गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे लोगों का परेशानी होना स्वाभाविक है और पूरी व्यवस्थाएं जिस तरह से की गई हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के घर तक ये सुविधाएं पहुंचा रहे हैं और लोग अपनी छतों पर रह रहे हैं और छतों पर रहने के साथ ही वे यहाँ पर अपने घर की सुरक्षा भी कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बुलंदशहर में लेंटर गिरने से मासूम की मौत, परिवार के अन्य सदस्य भी घायल। अलीगढ़ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की बड़ी कार्रवाई, घटिया सामग्री खरीदने के चलते कई अधिकारियों पर गाजी। अलीगढ़ में पीने के पानी की किल्लत से स्मार्ट सिटी में लोग परेशान हैं, नाराज लोगों ने नाराजगी जताई। बरेली में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर छापा मारा है, झोला छाप क्लिनिक बंद कर भागे हैं संचालक। अलीगढ़ में कार ने एएमयू के सर सैयद के डक पॉइंट में मारी है टक्कर, डक पॉइंट टूटने पर छात्रों में गुस्सा। सहारनपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। रायबरेली में मामूली बात को लेकर युवक के साथ मारपीट, घटना में युवक को आई है गंभीर चोटें। प्रतापगढ़ में 3 शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लाखों के मोबाइल बरामद। बाराबंकी में बीजेपी नेता पर छेड़खानी और रेप करने की कोशिश का आरोप, आवाज दिलाने के नाम पर दबंगे। आगरा में अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी में आक्रोश है, बीजेपी युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में फूंका गया पुतला। अलीगढ़ में घर के बाहर खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। रायबरेली में शातिर चोर ने डेंटल क्लिनिक में चोरी की है, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। रामपुर में डीएम और एसपी ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया, बाढ़ में फंसे 24 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रायबरेली में डीसीएम और डंपर के बीच जबरदस्त टक्कर, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। महोबा में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान पटाखा जलाने को लेकर यह विवाद हुआ। एटा में अपर पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया औचक निरीक्षण, बागवाला थाना ने मचा हड़कंप। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला, युवती का शव, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। अलीगढ़ में विशेष समुदाय की युवती ने सीएम से लगाई गुहार, धर्मांतरण कर प्रेमी संग रहने के लिए मांगी थी मदद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में लापता छात्रा का मिला शव, सिर कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।